हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूँ एसेट मैनेजमेंट के बारे में, एसेट एलोकेशन के बारे में कि किस तरीके से जब भी मैं म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करूंगा उसमें मुझे एसेट मैनेजमेंट को, एसेट एलोकेशन को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा ताकि मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, जिस हिसाब से मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो मेरे अचीव हो सके एक राइट टाइम पे। ठीक है, एसेट एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में इसकी क्या भूमिका है, ये हम सब जानेंगे और इसके हिसाब से मुझे रिटर्न्स कैसे मिल सकते हैं और मुझे इसको क्यों देखना चाहिए ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टॉपिक का नाम दिया है मास्टरिंग एसेट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग कॉमन पिटफॉल्स। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना है और उसी के बिहाव पे, उसी के बुनियाद पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम उसको बारीकी से देखेंगे किस तरीके से मुझे इसे जांचना चाहिए। ठीक है, तो पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन टू एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो एसेट मैनेजमेंट होता है ये बहुत ही क्रूशियल होता है ताकि जो मेरा रिटर्न्स है वो मैक्सिमाइज हो सके और जो लॉस है वो मेरा मिनिमाइज हो सके, मतलब रिस्क वहां पर कम रहे। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैं कभी भी इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मैं ये उसमें इन्वेस्ट करूंगा जिसमें होप मेरा ज़्यादा है, कि इसमें होप है कि मेरा यहाँ पर पैसा डूबेगा नहीं। जैसे हम कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे फिक्स डिपॉजिट करते हैं या फिर हमें कुछ एसेट खरीदना है, जैसे हम गोल्ड खरीदते हैं, तो हम इस उम्मीद से करते हैं कि इसकी वैल्यू गिरेगी नहीं, ये आगे जाके बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो मेरा पैसा सेफ रहेगा। तो जब यहाँ सेफ की बात होती है तो यहाँ पर आता है एसेट मैनेजमेंट। ये बहुत ही क्रूशियल होता है। ठीक है, क्योंकि इससे ना सिर्फ आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा बल्कि आपका जो रिस्क है वो भी इसमें कम होएगा। ठीक है, तो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि कॉमन पिटफॉल्स क्या हो सकते हैं जहाँ पर इन्वेस्टर लोग को देखना पड़ता है, एनकाउंटर करते हैं, और क्या स्ट्रैटेजीज हम यूज करेंगे ताकि इन पिटफॉल्स को हम अवॉइड कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। पहले एसेट एलोकेशन को समझिए। ठीक है, एसेट एलोकेशन इज द की टू सक्सेसफुल मैनेजमेंट। ठीक है, अगर एसेट एलोकेशन नहीं होगा तो यहाँ पर मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो सकता है। ठीक है, हम सबको पता है कि अलग अलग सेक्टर होता है इकोनॉमी में, हम सबको पता है कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे मैं अगर स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक में आप देखोगे अलग अलग सेक्टर होगा, कुछ फार्मा सेक्टर्स हैं, कुछ आप ये कहोगे कि एफएमसीजी सेक्टर्स हैं, मेटल सेक्टर्स हैं, ऑटो सेक्टर्स हैं। सभी सेक्टर एक पर्टिकुलर सीजन में परफॉर्म करते हैं, सभी सेक्टर का रिस्क अलग होता है, सभी सेक्टर का रिवॉर्ड अलग होता है, सभी सेक्टर में रिटर्न अलग होता है। ठीक है, तो हमें अपना फंड को सेक्टर वाइज जैसे हम उसमें अलॉट करते हैं, सेक्टर वाइज हम अपने फंड को इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अगर एलोकेशन बराबर नहीं है तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि इन्वेस्टर फेल हो जाते हैं अगर वो अपना डाइवर्सिफाई नहीं करते हैं पोर्टफोलियो को। ठीक है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट यही है कि उसमें हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा और रिटर्न हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिस्क रिवॉर्ड को कैसे बैलेंस किया जा सके और कैसे मैं स्ट्रेटेजिक एलोकेशन करूंगा अपने फंड्स का अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कई लोग देखेंगे आई एम सॉरी, कई लोग देखोगे कि इमोशनल बेस पर वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने घर में रिश्तेदारों की बात करें तो सीधा बोलते हैं आप फिक्स डिपॉजिट में कीजिए, ये बैंक में मैं जानता हूँ, यहाँ पर ये मैनेजर मेरे दोस्त हैं, ये आपको कभी गलत नहीं बताएंगे। तो इमोशनल बेस हो गया। ठीक है, रिलेशनशिप के बेस पर हो गया, हम क्या करेंगे वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, या फिर किसी दोस्त ने हमको बताया। ठीक है, बगैर जाने हम दोस्त पे भरोसा करते हैं, वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करते हैं, बगैर खुद पे भरोसा किए, बगैर खुद के एनालिसिस पे भरोसा किए बगैर लोग क्या करते हैं, इमोशनल होकर डिसीजन बनाते हैं। ठीक है, often let emotions cloud their judgment leading to poor decision. This slide highlight the impact of fear and greed on the investment choices and offer tips how to remain objective and make rational decision based on data. तो डेटा आपको यूज करना है। ठीक है, ऑलवेज आपको डेटा को एनालाइज करना है। ठीक है, डेटा बहुत हो सकता है, देखो कि फाइनेंशियल डेटा है। ठीक है, आप सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, वहां पर आप चेक कर सकते हो, हिस्टोरिकल डेटा चेक कर सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने कैसा रिटर्न दिया है या किसी भी पर्टिकुलर एसेट क्लास ने कैसा रिटर्न दिया है, और मुझे जब इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं किस तरीके से डाइवर्सिफाई करूं। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमारे पास सब अवेलेबल होती है, तो रादर देन इमोशनल बेस आप हमेशा डेटा बेस के हिसाब से आप वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस करिए।
इमोशनल बेस को रहने दीजिए। बहुत सारे लोग इमोशनली आपको कन्विंस करते हैं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपको अपना फाइनेंशियल गोल ध्यान में रखना है, आपको रिटर्न देखना है। आपको सीधी बात यहाँ पर दिमाग में रखनी कि आप जो भी रिटर्न देख रहे हो वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, तभी जाके वो म्यूचुअल फंड या फिर वो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, ऑलवेज आप देखिए कि रिसर्च एंड एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको निगलेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमने इमोशन देखा, इमोशन पे डिसीजन मत लीजिए, रिसर्च एंड एनालिसिस पे ध्यान रखिए। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस जरूरी है। हम कहीं पर भी एक छोटा सा सामान लेने जाते हैं तो हम रिसर्च करते हैं, ये फ़ोन अच्छा परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं, यहाँ के कपड़े अच्छे होते हैं कि नहीं, यहाँ के जूते अच्छे होते हैं कि नहीं। हम ये छोटी छोटी चीज़ों को एनालिसिस करते हैं अलग अलग जगह पर। हमारे पास इतनी सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे एनालिसिस करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ पर अच्छा मिल रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वो भी आप लॉन्ग टर्म होराइजन में कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप इसको 1-2 महीना कर रहे हो, आप उसको 15-20 साल के लिए रख रहे हो। तो वहाँ पर आपका रिसर्च एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना आप शॉपिंग के लिए करते हो उससे कहीं ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिसर्च एनालिसिस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है बिफोर मेकिंग डिसीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर ड्यू डिलीजेंस जो होता है वो फॉलो कीजिए, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ कीजिए ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। ठीक है, म्यूचुअल फंड से हिस्टोरिकल पैटर्न्स हम देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि उसका फंड किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, टाइप क्या है, एसेट एलोकेशन क्या है। तो यहाँ पर एसेट एलोकेशन की बात की जा रही है। किसी भी म्यूचुअल फंड में देखिए कि एसेट किस तरीके से एलोकेट किया गया है। ठीक है, कौन से सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है। अभी हम उसमें देखते हैं कि एसेट एलोकेशन होता कैसे, इक्विटी है, इक्विटी में कहाँ पर कर रहे हैं, लार्ज कैप में ज़्यादा है, मिड कैप में ज़्यादा है, स्मॉल कैप में ज़्यादा है, इस तरीके से एलोकेशन होता है। तो ये एनालाइज करना जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर एलोकेशन है ये मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है कि नहीं। हिस्टोरिकली देखिए कि ऐसे किसी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं। अगर वैसा आपको पॉजिटिव रिटर्न दिखता है तो यहाँ पर भी आप उसी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे हम देखेंगे इग्नोरिंग मार्केट ट्रेंड्स। ठीक है, तो मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर नहीं करना है। इन्वेस्टर्स समटाइम ओवरलुक मार्केट ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दैट कैन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट देयर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मार्केट डायनेमिक्स आपको देखना है। ठीक है, ताकि आप उसके हिसाब से स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे आप देखोगे कि रिसेशन आया है। ठीक है, क्राइसिस आया है स्टॉक मार्केट में, जिसके वजह से स्टॉक मार्केट गिरा है, क्रैश भी हुआ है। ठीक है, और कई बार आप देखो कि गाइडलाइंस आए, इंटरनेशनल गाइडलाइंस है और जो स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ के भी गाइडलाइंस है, जिसके वजह से इकोनॉमी थोड़ा असर करती है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, हमें अडॉप्ट करना पड़ता है ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। मार्केट ट्रेंड मतलब बाजार में क्या हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है, इकोनॉमिकली क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से एसेट क्लास चल रहे हैं, कौन कौन से एसेट क्लास बैन हो चुके हैं, निकल चुके हैं, अभी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर या किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रही है, आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपको अपना डिसीजन लेना रहता है कि इस म्यूचुअल फंड में मुझे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या मुझे दूसरा स्कीम सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट ट्रेंड को जानना जरूरी है। करंट न्यूज़ हमेशा देखते रहिए। ठीक है, स्टे इन्फॉर्म ताकि आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस रहे, बना रहे। ठीक है, पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत पड़ेगी तो मार्केट ट्रेंड देखिए, उसमें अगर लगता है कि मुझे रिस्ट्रक्चर करना है तो आप उसको जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंक्लूजन यही है कि एसेट मैनेजमेंट रिक्वायर्स अवेयरनेस ऑफ कॉमन पिटफॉल एंड प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजीज टू अवॉइड देम। ठीक है, तो फोकस कीजिए डाइवर्सिफिकेशन पे, ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करिए, प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करिए। जिसमें ज़्यादा रखना उसमें ज़्यादा रखिए, बाकी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, मेंटेनिंग इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल को मेंटेन कीजिए जो स्टार्टिंग में हमने बताया था, ताकि आप कोई गलत डिसीजन न लें। कंडक्टिंग थॉरो रिसर्च। ठीक है, थॉरो रिसर्च कीजिए एंड स्टेइंग अपडेटेड ऑन द मार्केट ट्रेंड। तो मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है अपडेटेड रहिए। आप मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हमेशा टेंशन फ्री रह सकते हो, लेकिन ज़्यादातर आप टेंशन फ्री रह सकते हो। ठीक है, ताकि आपका जो सक्सेस का चांसेस है वो और भी बढ़ जाए। ठीक है, सो आई होप आपको ये एसेट एलोकेशन वाला सेशन पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।